हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर। हम लोग क्लास 11th का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा ये सब का हम लोग मतलब हो चुका था और वीडियो बनाए थे काफ़ी पहले, 1 मंथ शायद हुआ होगा। और फिर से हम लोग क्लास 11th का वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर बाय चैप्टर जैसे जैसे हमको समय मिलेगा हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर। हालांकि हम लोगों को मेजरमेंट टॉपिक पढ़ना चाहिए था हम लोग को स्टार्टिंग में, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि पहले वेक्टर पढ़ा देंगे, वेक्टर के पहले, और वेक्टर के बाद पढ़ेंगे मेजरमेंट, उसके बाद काइनेमेटिक्स, ऐसे आपका होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर। वेक्टर्स पढ़ाने का मतलब मेन कारण है, अभी मेजरमेंट्स पहले पढ़ाना चाहिए था लेकिन हम वेक्टर पहले पढ़ा रहे हैं क्योंकि वेक्टर का कुछ डिमांड था कि वेक्टर होना चाहिए, इसी कारण वेक्टर पहले पढ़ा रहे हैं, मेजरमेंट बाद में पढ़ाएंगे। वेक्टर्स में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि वेक्टर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी। क्या समझना पड़ेगा? फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हमको यहाँ से हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा अगर कभी 9 में पढ़ा होगा फिजिक्स या मेजरमेंट वगैरह पढ़ा होगा तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझता होगा। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग माप सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स जब पढ़िएगा, फिजिक्स पढ़ते समय बहुत सारा क्वांटिटी यूज आएगा और जो क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में इतना बात सिर्फ याद रखना है फिजिकल क्वांटिटी में कि विच कैन बी मेजर, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, जब हम लोग मेजरमेंट पढ़ेंगे उस समय फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग ज़्यादा बात करेंगे। अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा है वेक्टर, इसी कारण हम थोड़ा सा सिर्फ मैंने 1-2 मिनट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझते हैं। थोड़ा 1 मिनट देख लेते हैं सब, सही है। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बोल रहे थे कि फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि जिसको मेजर करते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मतलब हम लोग एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं कि क्या हम लोग दूध को फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं या फिर हम लोग बेंच को फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग अपना टेबल को फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो बहुत सारा बच्चा को ऐसा लगता है कि हाँ मतलब दूध को फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं, बेंच को फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं, ठीक है ना, टेबल को फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। नहीं, इसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग बेंच को नहीं मापते, हम लोग बेंच का लेंथ को मापते हैं, बेंच का ब्रेथ को मापते हैं, बेंच का हाइट को मापते हैं। तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, ब्रेथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, हाइट एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि दूध वगैरह की बात करते हैं तो दूध में हम लोग दूध का मास को मापते हैं, ठीक है ना। दूध मतलब मिल्क, उसका मास को मापते हैं, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसका वॉल्यूम को मेजर करते हैं, वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है। दूध एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि जिसको माप सकते हैं, जिसको मेजर करते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ को मेजर करते हैं, ना कि बेंच को मेजर करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि बेंच लंबा है तो बेंच मैंने हम बोलते हैं कि बेंच इतना मीटर लंबा है, बेंच इतना मीटर चौड़ा है, बेंच इतना मीटर ऊंचा है। तो फिजिकल क्वांटिटी हो गया लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है ना। ये सब आपका है फिजिकल क्वांटिटी। बेंच, टेबल, दूध, तेल, घी, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये सब बात हम लोग पढ़ते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे अगर मान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी। हम बोले कि एक दीवार पर हम 10 न्यूटन फोर्स लगाएं, सही है। या उससे थोड़ा पहले बात करते हैं। मान लेते हैं कि हम 10 केजी आम खरीदें, मान लेते हैं कि हमको भूख लगल है, हम 10 केजी आम खरीदें। तो मान लेते हैं कि 10 केजी आम को खरीदें, 10 केजी मास है, 10 केजी सबको पता लग रहा है, 10 केजी मास है। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं? मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास कैसा क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीज़ चाहिए।
किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, इसको मेजर करना है, तो दो चीज़ चाहिए मेजर करने के लिए। फिजिकल क्वांटिटी के लिए, ठीक है ना, दो चीज़ चाहिए, ठीक है ना। पहला चाहिए फिजिकल क्वांटिटी के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू, थोड़ा सा बता रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। सेकंड चाहिए यूनिट। ये सब बात आप पढ़ते होंगे पहले। न्यूमेरिकल वैल्यू को डिनोट करते हैं एन से, यूनिट को डिनोट करते हैं यू से, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए। जैसे मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो मास को लिखने के लिए देखें न्यूमेरिकल वैल्यू लिखिए 10। 10 क्या है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, 10 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है। केजी क्या आपका यूनिट है, केजी क्या आपका यूनिट है। अगर हम बोलते हैं कि 10, हम मतलब हम सिर्फ बोलते हैं मास को रिप्रेजेंट करना है हमको, हम मास को बता रहे हैं, हम बोलेंगे 10, तो क्या पता लग जाएगा कि हाँ मास के बारे में बता रहे हैं। हमको फोर्स के बारे में अगर बताना है, हम 10 न्यूटन नहीं लिखेंगे, हम 10 न्यूटन नहीं लिख के सिर्फ हम बोल देंगे कि 10, हम इस दीवार पर 10 लगाएं, तो क्या किसी को पता लगेगा कि 10 क्या लगाएं। अगर हमको फोर्स के बारे में बताना है तो हमको साथ में यूनिट लिखना पड़ेगा। सबसे पहले कि अगर एक दीवार पर हम 100 न्यूटन का फोर्स लगाएं, जैसे हम बोले कि 100 न्यूटन, 100 न्यूटन बोलते ही पता लग रहा है कि फोर्स का बात कर रहे हैं, कितना फोर्स, तो 100 न्यूटन। तो किसी भी चीज को मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए पहले तो यूनिट चाहिए, यूनिट से पता लगता है कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। दूसरा बात, इससे क्वांटिटी पता लगता है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना। हम मास को बता रहे, कितना मास, 10 kg, 20 kg, 50 kg। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो चीज चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और एक चाहिए यूनिट। ये सब बात हम लोग पढ़ते हैं मेजरमेंट में। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि पी क्यू इक्वल टू एन इंटू यू, पी क्यू इक्वल टू एन इंटू यू। फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। एन मतलब हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू और यू मतलब आप समझ ही रहे हैं यूनिट, और एन माने होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ये सब बात हम इसलिए बता रहे हैं कि हम मेजरमेंट नहीं पढ़ाए, थोड़ा सा इस कारण बता रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी मतलब सबसे पहला कि जिसको मेजर करते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मापा जा सकता है। फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो चीज चाहिए, पहला चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा चाहिए यूनिट, तभी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिख सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि फोर्स, तो कितना था 50 न्यूटन फोर्स, तो इसमें 50 है न्यूमेरिकल वैल्यू और न्यूटन है इसमें यूनिट, 50 न्यूटन। जैसे बोलते हैं कि एक बच्चा 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, मैंने स्पीड से जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से, तो जैसे मीटर पर सेकेंड लगा तो समझ में आ गया स्पीड, ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हो गया यूनिट, मीटर पर सेकेंड यूनिट है। जैसे एक गाड़ी मैंने 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मैंने एक गाड़ी में एक ऑब्जेक्ट है या एक मोटर कार है, उसमें एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 5 क्या हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया यूनिट। दो चीज चाहिए, तो ये बात आपका एक समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो चीज चाहिए, पहला एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, दूसरा चाहिए यूनिट। इस बात को आप एकदम ध्यान में रख लीजिए। क्यों बताएं इस बात को, मतलब क्या लेना देना था वेक्टर क्वांटिटी से स्केलर क्वांटिटी को समझने के लिए, इस बात को अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि मैंने इस बात को थोड़ा सा आप नोट कर सकते तो नोट कर लें। अगर इस बात आप नहीं जानते हैं, कोई 9 का बच्चा है मैंने जो कभी नहीं पढ़ा है मेजरमेंट, या कोई 11th में है जो कभी नहीं पढ़ा है, ये मैंने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, तो आप नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, वेक्टर क्वांटिटी को समझते हैं। स्टार्ट करते टॉपिक को। तो मेन रूप से हमको समझें अब यहाँ पर कि फिजिकल क्वांटिटी, मैंने फिजिक्स पढ़ते समय मैंने हर एक चैप्टर में क्वांटिटी हो जाएगा जिसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है ना। हालांकि फिजिकल क्वांटिटी को हम बताए हैं कि जिसको मेजर करते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिसको माप सकते हैं, जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के दो चीज़ चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, दूसरा चाहिए यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो चीज़ चाहिए, ठीक है ना। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि पी क्यू इक्वल टू एन इंटू यू। आगे थोड़ा डिटेल में जाएंगे इस पर, मैंने मेजरमेंट चैप्टर जब उस समय पढ़ाएंगे। अब इतना ही समझिए कि फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। एन माने न्यूमेरिकल वैल्यू, यू माने यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी के लिए जैसे देखिए फोर्स इक्वल टू 50 न्यूटन, देखिए एफ क्या है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, इक्वल टू ये क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या है यूनिट, ठीक है ना। पी क्यू इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, पी क्यू इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। सही है, इस बात को नोट करना है,
मतलब इस बात को ध्यान रखना है कि फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो चीज चाहिए, पहले एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, दूसरा यूनिट चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम कह रहे हैं कि जितना फिजिकल क्वांटिटी है, हम कह रहे हैं कि जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको दो पार्ट में बांट देंगे। अभी हम जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना, उसको हम लोग दो पार्ट में, एक सेकंड तो हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि जिसको मेजर करते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो चीज़ चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, एक यूनिट चाहिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी, हाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और इनटू यूनिट, मैंने दो चीज़ से काम नहीं चला सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी को हैंडल करने के लिए कुछ और मतलब ज़रूरत पड़ता है, उसको बोलते हैं डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। बहुत सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, जिसको हैंडल करने के लिए, उसको मैंने उसका स्टडी करने के लिए, उसको समझने के लिए डायरेक्शन का आवश्यकता पड़ता है। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के अलावा एक चीज़ का जरूरत पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हम लोग इससे पहले हम पढ़ तो लिए कि फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू, एक चाहिए यूनिट, दो चीज़ चाहिए। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन भी चाहिए। बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी को, माने कुछ फिजिकल क्वांटिटी तो ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू और इंटू यूनिट से काम चल जाता है, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन चाहिए। बिना डायरेक्शन का उसका कोई मतलब नहीं हो पाएगा कुछ। तो यहीं से मैंने हम फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांट रहे हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो हम बोले नहीं कि दो क्वांटिटी हो गया, एक हो गया स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और एक हो गया वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। माने जिसके पास, एक के पास डायरेक्शन होगा, एक के पास डायरेक्शन नहीं होगा। तो जितना फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना, जितना ही फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम दो पार्ट में बांट दिए, एक स्केलर क्वांटिटी बोल दिए और एक बोल दिए वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। इस सब बात, अब छोटा छोटा बात को जानते हैं। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि उसके पास, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि उसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा, ठीक है ना, उसके पास डायरेक्शन भी होगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है, उसको बोल देंगे वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा नहीं। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से भी एक बहुत बड़ा मैंने लॉ है, बहुत बड़ा चीज है कि अगर उसको फॉलो नहीं करेगा तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए डायरेक्शन से भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, पहला, दूसरा उसके पास डायरेक्शन होगा, तीसरा एंड ऑल्सो फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं ना जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, जिसके पास डायरेक्शन होगा और जो हमेशा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा, उसी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप मैंने इस प्रकार से पढ़े हुए हैं या कोई बच्चा इस प्रकार से बोल रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी माने कि जिसके पास मैग्नीट्यूड, जिसके पास डायरेक्शन, गलत है। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए सबसे बड़ा चीज होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी उसी को बोलेंगे जो क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। इसके बारे में आगे पढ़ाया जाएगा मैंने 3-4 क्लास बाद कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। 3 प्रकार का लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और फिर हम बात करेंगे पॉलीगन लॉ।
तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उस समय हम डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा सा बात बताएंगे, मैंने जब लास्ट होगा क्लास अभी तो थोड़ा सा हम बताने का कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। ऐसे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने पता ही लग रहा है, वेक्टर एडिशन, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन मतलब क्या, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ माने नियम, ठीक है ना, वेक्टर एडिशन माने वेक्टर को जोड़ने का नियम है ये, ठीक है ना, वेक्टर को जोड़ने का एक नियम है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी को सिंपल नहीं जोड़ा जा सकता है। जैसे हम बोले ना कि हम 10 केजी आम खरीदें, हम 10 केजी आम खरीदें, फिर हमको मान लेते हैं भूख लगा, फिर हमने 10 केजी आम को खरीदा, तो 10 केजी आम प्लस 10 केजी आम, ये 20 केजी आम हो गया। कभी सुना है कि मतलब 10 केजी आम प्लस 10 केजी आम 15 केजी आम हो गया, या 10 केजी आम प्लस 10 केजी आम माने 10 केजी आम है, या 10 केजी आम प्लस 10 केजी आम, ठीक है ना, 12 केजी आम है। इस प्रकार से कभी नहीं, 10 केजी आम प्लस 10 केजी आम हमेशा 20 केजी आम होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 10 केजी माने अगर ये तो हो गया स्केलर, स्केलर सम इसको बोलते हैं, अलजेब्रिक सम, जो सिंपल आज तक आप पढ़ते रहे आए, पढ़ते नहीं आए कि 2 जोड़ 2 हमेशा 4 होगा। कभी आप पढ़े कि 2 जोड़ 2 हमेशा 5 माने कभी 5 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है। तो ये बात कर रहे हैं कि होता है स्केलर सम, अलजेब्रिक सम, जो बचपन से आपको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी को हम नहीं जोड़ सकते हैं। जितना भी स्केलर क्वांटिटी है, जैसे मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसी कारण मास को ऐसे जोड़ सकते हैं कि 10 केजी आम 10 केजी आम हमेशा 20 केजी आम होगा। लेकिन किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को इस तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं। वेक्टर को जोड़ने का अलग रूल है, वेक्टर को जोड़ने का अलग नियम है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने का एक अलग नियम है जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये पढ़ेंगे कि इसमें मैंने क्या कहता है लॉ, कैसे कैसे इसको में जोड़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, इसका फार्मूला भी आएगा, वो सब बात हम लोग करेंगे बाद में। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब आप सिंपल समझिए कि मैंने जोड़ने का एक नियम है वेक्टर क्वांटिटी को। मैंने जैसे अगर हम बोले ना कि 10 केजी आम प्लस 10 केजी आम हमेशा 20 केजी आम होगा। लेकिन अगर फोर्स के बारे में सुनिए कि 10 न्यूटन फोर्स प्लस 10 न्यूटन फोर्स, जरूरी नहीं है कि हमेशा 20 न्यूटन फोर्स आएगा। ये 15 न्यूटन भी आ सकता है, ठीक है, नहीं 12 न्यूटन भी आ सकता है, ये 5 न्यूटन भी आ सकता है, ये 4 न्यूटन भी आ सकता है, 3 न्यूटन भी आ सकता है, 3.5 न्यूटन भी आ सकता है, ठीक है ना। 10 न्यूटन फोर्स 10 न्यूटन फोर्स को जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो हमेशा 20 न्यूटन फोर्स नहीं आएगा। यही है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि दो वेक्टर क्वांटिटी को बिना मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी को आप जोड़ नहीं पाइएगा। ऐसे वेक्टर क्वांटिटी को सिंपल नहीं जोड़ सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने का अलग नियम है, हम लोग सीखेंगे वेक्टर क्वांटिटी जब पढ़ रहे हैं तो आगे चैप्टर में। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम आपको थोड़ा दिखा सकते हैं इस प्रकार से कि कहाँ दिखाएं, एक सेकंड, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक 4 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं, मान लेते हैं 3 मीटर है, 4 मीटर और 3 मीटर, ये कितना होगा, ये होगा 5 मीटर। बहुत सारा बच्चा बोल रहा है कि 5 मीटर क्योंकि 90 डिग्री है। अब हम बोलते हैं कि 4 3 को सम किए 5 आया, ये मान लेते 4 है, ये मान लेते 3 है, ये एंगल 90 डिग्री है। अब एंगल को बढ़ा दिए, अब ये 4 और 3 4 मीटर 3 मीटर, अब ये कितना आएगा, 4 3 यहाँ पर तो 5 हुआ, लेकिन क्या ये 4 3 यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पे 4 3 5 नहीं होगा, पर कितना होगा ये भी नहीं पता है, ठीक है ना। मान लेते कि एंगल हमें पता भी है 110 डिग्री 120 डिग्री कुछ भी है, ठीक है ना, मान लेते कुछ एंगल है, लेकिन फिर भी इसको अभी नहीं बता सकते हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे अलग बात है तो बताएंगे। तो 4 3 कितना होगा, मान लेते कि 5 से ज़्यादा हुआ, ठीक है ना, मोर देन 5 हुआ, ठीक है ना, मोर देन 5 हुआ, मतलब 5 से बड़ा हुआ। मान लेते कि ये 4 है, इसको थोड़ा और ऐसे गिरा दिए 3, अब देखिए ये कितना हो गया, ये और बड़ा है, 4 3 को सम कर रहे हैं और बड़ा मान आ रहा है। अगर मान लेते हैं कि ये 4 है और ये 3 है, अगर सीधा गिरा दिए 4 मीटर और 3 मीटर, ठीक है ना, 4 मीटर और 3 मीटर, अब 4 मीटर 3 मीटर का सम कितना होगा, 7 मीटर होगा, ठीक है ना। मतलब दो वेक्टर, एक वेक्टर 4 मीटर है, एक वेक्टर 3 मीटर है, तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, इससे बड़ा वैल्यू नहीं आ सकता है, ठीक है ना। 4 3 को जब सम करेंगे, ठीक है ना, 4 न्यूटन फोर्स हो चाहे कुछ भी है, ठीक है ना, 4 3 को सम कर रहे हैं,
तो 4 और 3 को सम करेंगे ने तो 7 मीटर जो आ रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, इससे बड़ा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि आप ऐसे देख सकते हैं, अगर ये 4 था, ठीक है ना, थोड़ा इधर गिराइए, 3 है, ये कितना हुआ, ये 4 है, ये 3 है, ये कितना हुआ, यहाँ 5 था लेकिन ये 5 से अब छोटा होगा, कितना होगा तो नहीं पता, लेकिन इतना आपको जरूर पता लग रहा हो कि 5 से छोटा होगा। ये अगर मान लेते हैं कि 4 है, ये मान लेते हैं 3 है, इसको आओ एंगल को घटा दिए, अब देखिए तो ये कितना है, ये और छोटा हो गया रिजल्टेंट, ठीक है ना। दो वेक्टर को सम कर रहे हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, 4 3 को सम किए कभी 5 आ रहा है, 4 3 को सम किए जोड़े तो कभी 5 से ज़्यादा आ रहा है, कभी 5 से और ज़्यादा आ रहा है, कभी 4 3 सम किए तो 7 आया, कभी 4 3 सम किए तो 5 से छोटा वैल्यू भी आ रहा है, और कभी 4 3 को सम किए, ठीक है ना, पूरे 3 को गिरा दीजिए 4 पर, पूरे इसको, ठीक है ना, इस वेक्टर को, 3 वेक्टर को, मतलब एंगल क्या करिए, ठीक है ना, एंगल तो हालांकि 0 नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एंगल 180 होगा, टेल टू टेल ज्वाइन होता है, वो सब बात हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। 3 को पूरा गिरा दीजिए, 3 को पूरा गिरा दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, तो पूरा गिराने पर ये क्या बचा, 1 बचा, 4 - 3 क्या बचा, 1 बचा, 4 में 3 बच गया, कितना बचा, 1 बचा, मतलब 4 3 का एक वैल्यू 1 भी है, 4 3 का एक वैल्यू 7 भी है, 4 3 का एक वैल्यू 5 भी है, 4 3 का एक वैल्यू 5.5 भी है, 4 3 का एक वैल्यू 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 सब हो सकता है। मतलब 4 3 अगर दो वेक्टर है तो 4 3 को सम करने पर इसका मान बहुत सारा आ सकता है, इन्फिनाइट बना सकता है। हाँ ये बात अलग है, ठीक है ना, ये बात अलग है कि 4 + 3 का मैक्सिमम मान है 7 और 4 - 3 का मिनिमम मान है 1। 4 3 को मैंने 4 3 अगर दो वेक्टर है तो इसको सम करेंगे, ठीक है ना, तो इसका मान 7 से बड़ा नहीं आ सकता, इसका मान 1 से छोटा नहीं आ सकता है। लेकिन 4 और 3 का सम करने पर 1 और 7 के बीच में बहुत सारा वैल्यू है, इन्फिनाइट वैल्यू है जो कि आ सकता है, 1 आएगा, 1.2 आ सकता है, 1.3 आ सकता है, 1.03 आ सकता है, 1.003 आ सकता है, ठीक है, तो बहुत सारा वैल्यू आ सकता है। यही मतलब समझ लीजिए कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। आगे इसके बारे में हम मेन रूप से पढ़ाएंगे क्या होता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब कि वेक्टर को जोड़ने का नियम, वेक्टर को सिंपल नहीं जोड़ सकते हैं, जैसे एक स्केलर क्वांटिटी को जोड़ा जा सकता है कि हाँ दो स्केलर क्वांटिटी जोड़ दिए 10 + 10 हमेशा 20, इस प्रकार से वेक्टर को नहीं जोड़ सकते हैं। वेक्टर को जोड़ने के लिए मैंने देखना पड़ता है कि दो वेक्टर कितना एंगल पर है, दो वेक्टर 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स, 20 न्यूटन फोर्स भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई हमें इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा खींच रहा है, कोई आदमी 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा खींच रहा है, हम पर अगर बोलेंगे कि हम पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स हम पर कितना लग रहा है, तो हम बोलेंगे हम पर 0 फोर्स लग रहा है। एक व्यक्ति इधर से खींच रहा है 10 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन इधर, डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो हम पर 0 फोर्स लग रहा है। हम ऐसा तो नहीं कहें कि 10 न्यूटन + 10 न्यूटन हम पर फोर्स लग रहा है, तो 10 न्यूटन फोर्स + 10 न्यूटन फोर्स का इफेक्ट जो होगा मतलब 20 न्यूटन फोर्स ही होगा। हम पर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, दो व्यक्ति 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन यह जानना जरूरी हुआ कि 10 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर दो बच्चा फोर्स लगाया, ठीक है ना, दो बच्चा फोर्स लगाया, एक बच्चा 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इधर से, दूसरा बच्चा भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाने लगा इसी डायरेक्शन में, इसी हाथ को पकड़ के दो बच्चा खींच रहा है, तो अब वो 10 न्यूटन फोर्स + 10 न्यूटन फोर्स वो हमेशा हो जाएगा 20 न्यूटन फोर्स। तो 10 न्यूटन फोर्स 10 न्यूटन फोर्स कब 20 न्यूटन फोर्स होगा, कब 0 होगा, ठीक है ना। तो मतलब ये बात मतलब हम लोग समझेंगे डायरेक्शन से कि वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है। यही तो हम लोग बोल रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन का काफी रोल है। बिना डायरेक्शन का मतलब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को नहीं समझ पाएंगे, बिना वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग डील नहीं कर पाएंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी इसको बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास डायरेक्शन होता है और जो कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। जैसे हम ये तो समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, बाकी विशेष पढ़ेंगे। वेक्टर एडिशन मतलब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब वेक्टर को जोड़ने का नियम। हम ये बताएं कि दो वेक्टर को जोड़ने पर काफ़ी सारा मान आ सकता है, ये सब बात करेंगे बाद में। वेक्टर क्वांटिटी को सिंपल नहीं जोड़ सकते हैं। अच्छा आगे बात, जैसे कि
हम लिखते हैं कुछ, इसको मिटाते हैं, थोड़ा जगह को ख़त्म करते हैं। ऐसे भी इसको नोट करने वाली कोई बात इसमें नहीं है। जैसे एक वेक्टर है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमको किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना है ना, तो फोर्स लगाने से पहले मैंने ये सोचना बहुत ज़रूरी होगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएं, तभी काम हो पाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये मार्कर को हमको उठाना है, ठीक है ना, ये मार्कर को उठाना है, तो हम अगर मान लेते हैं कि जान रहे हैं कि इस मार्कर पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, मार्कर को हम उठा सकते हैं, 2 न्यूटन का फोर्स चाहिए। अब हम क्या किए ना कि 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे दाब रहे हैं, क्या काम हो पाएगा? हमको पता नहीं कि मैंने 2 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, या हम इसको पकड़ के 2 न्यूटन का फोर्स ऐसे अंदर दाब रहे हैं, क्या हो पाएगा? हमको पता है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को उठाना है, मैंने यहाँ से ले जाना है, तो मैंने 2 न्यूटन का फोर्स चाहिए, तो 2 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में चाहिए? 2 न्यूटन का फोर्स लगाकर हमको ऐसे ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। मैंने जब भी वेक्टर क्वांटिटी का बात आएगा, डायरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिना डायरेक्शन को वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर बगल में एक खिड़की है, मान लेते हैं कि हमको खिड़की को खोलना है, हम जानते हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे खिड़की खुल जाएगा, लेकिन हम एक बच्चा को बोल दिए कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ जी और खिड़की खुल जाएगा। बच्चा गया, मैंने खिड़की खोलना है, मतलब कि ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, और क्या किया नहीं कि बच्चा मैंने 5 मिनट का फोर्स लगा ले है, उसको कोई दिमाग ही नहीं है, 5 मिनट का फोर्स ऐसे मैंने इस डायरेक्शन में लगा रहा है, क्या खिड़की खुलेगा? तो फोर्स लगाने से पहले ये माइंड में आ जाता है कि हाँ किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन कि क्या कभी अगर आम खरीदना है किसी बच्चे को, आलू खरीदना है किसी बच्चे को, तो खरीदने से पहले सोचता है कि हाँ किस डायरेक्शन में खरीदें आम? कभी सोचता है? मास एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। कभी एक बच्चा अगर आम खरीदा है, तो कभी हम उससे पूछे या कोई पूछा है कि हाँ 10 kg आम तुमने खरीदा, तो 10 kg आम किस डायरेक्शन में खरीदा? कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आम एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति भी है, ठीक है ना, जो रोड पे सब्जी बेचता है, वो तो आज तक वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है नहीं जानता है, फोर्स क्या होता है नहीं जानता है, डायरेक्शन क्या होता है नहीं जानता है। उस व्यक्ति को भी अगर हम बुला लें यहाँ पर, ठीक है ना, और उस व्यक्ति को बुलाकर हम कहें कि आइए, और थोड़ा मैंने एक बीच में हम बॉक्स रख दें, बीच में एकदम बॉक्स रख दें बहुत बड़ा, और हम कहें कि इस बॉक्स पे बल लगाइए, तो अनपढ़ व्यक्ति भी जिसको वेक्टर डायरेक्शन का कोई नॉलेज नहीं है, वो भी बल लगाने से पहले इस बात को जरूर पूछेगा, इस प्रश्न को जरूर तुमसे पूछेगा कि इस पर बल लगाना है तो किस दिशा में लगाएं, किस डायरेक्शन में बल लगाएं, मैंने इसको ले कहाँ जाना है। हम ऊपर से ऐसे बल लगा दें कि ऐसे बल लगाएं, या उधर से बल लगाएं इधर इस डायरेक्शन में, मैंने करना क्या इस बॉक्स को? मैंने आप बताइए कि हाँ किस डायरेक्शन में बल लगाएं। मैंने इधर ले जाना है तो हाँ ऐसे बल लगाएंगे, इधर ले जाना है तो ऐसे बल लगाएंगे। तो मैंने जिसको अगर मान लेते नहीं भी पता कि हाँ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो भी फोर्स लगाने से पहले इस बात को जरूर सोचेगा कि फोर्स लगा रहे तो किस डायरेक्शन में लगाए, किस दिशा में फोर्स लगाए, ताकि काम मेरा हो पाए। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जितना भी वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, वो बिना डायरेक्शन के नहीं हैंडल कर पाएंगे उसको। ये सब होता है फोर्स का। तो ये सब होता है वेक्टर का काम। वेक्टर मतलब कि डायरेक्शन होना जरूरी है। जैसे अगर मान लेते हैं कि फोर्स एक वेक्टर है, तो फोर्स लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि 5 न्यूटन फोर्स लगाएं, लेकिन ये भी लिखना होगा किस डायरेक्शन में लगाएं, ईस्ट में लगाएं। तो ये तो हो गया डायरेक्शन, ईस्ट क्या हो गया डायरेक्शन, कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगा। बाकी 5 न्यूटन हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन भी चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन भी चाहिए। और वेक्टर क्वांटिटी उसे बोलेंगे जो कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। जो क्वांटिटी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, उसको कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं, कभी नहीं बोल सकते वेक्टर क्वांटिटी। जैसे इलेक्ट्रिक करंट का नाम सुने, इलेक्ट्रिक करंट माने के पास मैग्नीट्यूड भी है। इसको थोड़ा मिटाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी है, फिर भी इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक करंट को रखा गया है। इलेक्ट्रिक करंट जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है,
फिर भी एक इलेक्ट्रिक माने स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि इलेक्ट्रिक करंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इलेक्ट्रिक करंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, और जो क्वांटिटी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा वो कभी वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकता है। उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, उसके पास डायरेक्शन होगा, फिर भी उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल पाएंगे। जब तक वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। जैसे अगर मान लेते हैं कि इधर से 4 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, इधर से मान लेते हैं कि 3 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, ये एंगल मान लेते हैं कि 30 डिग्री है, तो ये मान लेते हैं कि 7 एम्पियर हो गया। कितना हो गया? 7 एम्पियर। तो अगर मान लेते हैं कि 4 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट है, एंगल को बढ़ा दिए, इधर से 3 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, ये बीच में एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री कर दिए, फिर भी 4 3 क्या होगा? 7 एम्पियर होगा। 4 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट और 7 माने 4 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट और 3 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट हमेशा 7 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट ही होगा, चाहे दोनों के बीच का एंगल कुछ भी रहे। अगर ये वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता, ठीक है ना, तो यहां पर 4 3 अगर 7 हुआ था तो यहां पर 4 3 7 नहीं हो सकता था, ठीक है ना। यहां पर 4 3 कुछ और होता, यहां पर 4 3 कुछ और होता, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। 4 3 हमेशा 7 होगा, 4 एम्पियर और प्लस 3 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट हमेशा 7 एम्पियर, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी है, फिर भी इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। इस बात को हम दिखा देंगे। फिर हम बात करते हैं प्रेशर पे। प्रेशर भी कुछ ऐसा ही है, दोनों को साथ में लिखा देंगे। प्रेशर भी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, प्रेशर के पास डायरेक्शन भी है प्रेशर के पास, ठीक है ना। फिर भी प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड होते हुए भी डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि प्रेशर भी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। प्रेशर के पास डायरेक्शन है ना, प्रेशर के पास डायरेक्शन है। जैसे बैलून में हवा भरा हुआ है, बैलून में हवा भरा हुआ है तो नहीं प्रेशर लगाता है बाहर की ओर, प्रेशर लगाता है। प्रेशर के पास डायरेक्शन है, प्रेशर के पास मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर पाता है प्रेशर, जिसके कारण प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को समझते हैं। जैसे कुछ बात और हम करते हैं, कुछ बात और, जैसे मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। मास कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इसको भी थोड़ा एक सेकंड। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। हम कुछ स्केलर क्वांटिटी का नाम लिख रहे हैं, जैसे मास, जो आपको याद करना पड़ेगा, वॉल्यूम, यानी कुछ स्केलर क्वांटिटी 4-5 को याद करिए स्केलर क्वांटिटी का नाम, और एक वेक्टर क्वांटिटी का नाम याद करिए, और बाकी हर एक फिजिकल क्वांटिटी को आप निकाल पाइए कौन स्केलर क्वांटिटी है और कौन वेक्टर क्वांटिटी है। मास, वॉल्यूम, टाइम और डिस्टेंस। मास, वॉल्यूम, टाइम, डिस्टेंस। और एक बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर ये सब स्केलर क्वांटिटी है। मास के बारे में तो बताएं ही कि अगर कोई बच्चा 10 kg आम खरीदा तो उससे पूछना ये गलत होगा कि 10 kg आम किस डायरेक्शन में खरीदा। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक बच्चा माने को बुखार लगा हुआ है, एक बच्चा को अगर मान लेते हैं कि बुखार लगा हुआ है, 102 डिग्री बुखार है, और हम पूछें कि बताओ बुखार मतलब क्या? टेम्परेचर हाई हो गया शरीर का। हम उससे बच्चे से पूछें कि 102 डिग्री बुखार किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो बच्चा बोला नहीं। अच्छा सोचिए कि मैंने 102 डिग्री बुखार लगा हुआ है, अगर हम पूछ दें कि 102 डिग्री बुखार किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, तो पूछना कितना गलत होगा कि 102 डिग्री मैंने 102 डिग्री बुखार ऊपर है, 102 डिग्री बुखार नीचे है, क्योंकि टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, इसी कारण टेम्परेचर को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेचर को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं कि किस डायरेक्शन में है। जैसे हम पानी गर्म किए, पानी का टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, हम पूछेंगे कि हाँ किस डायरेक्शन में हुआ, टेम्परेचर को कोई लेना देना नहीं है डायरेक्शन से। जस्ट टाइम, मान लेते कि मेरा टाइम अभी हुआ है मतलब कितना 9 बजने वाला है, सही है, 9 बजने में 10 मिनट है, तो मान लेते हैं कि 8:50 अगर हुआ है, इसको बोलते हैं 8:50, तो हम बोलेंगे कि 8:50 अभी बज रहा है, तो किस डायरेक्शन में बज रहा है, तो ये कहना सही होगा 8:50 मैंने 10 बज के अगर 5 मिनट हुआ है
या 10:15 हुआ, हम पूछे 10:15 किधर हुआ है, पूरब में हुआ, पश्चिम में हुआ या उत्तर में हुआ, तो ये पूछना गलत होगा, क्योंकि टाइम कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने समझना है कि इसको 5 को नोट करिए आप, 5 को याद रखिएगा कि स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में कुछ बात को याद रखना है। वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में इतना याद रखिएगा कि 5 को। बाकी जैसे कुछ बात को और समझते हैं, जैसे याद रखना है कि स्केलर को स्केलर के साथ गुना करेंगे नहीं तो हमेशा स्केलर आएगा, स्केलर को स्केलर के साथ भाग करेंगे नहीं तो हमेशा स्केलर आएगा। इस बात को याद करना है। यहां पर हम लिखते हैं वेक्टर को अगर स्केलर के साथ गुना करेंगे तो हमेशा वेक्टर आएगा, और वेक्टर को अगर स्केलर के साथ भागा करेंगे तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आएगा। वेक्टर को स्केलर के साथ गुना या वेक्टर को स्केलर के साथ भाग करेंगे तो हमेशा वेक्टर आएगा। स्केलर गुना स्केलर, स्केलर स्केलर भागा स्केलर, स्केलर आएगा। इस बात को याद करना है। बाकी बोर्ड पर जितना बात को लिखा हुआ है इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी निकाल लीजिएगा। जैसे आप पढ़े होंगे फॉर्मूला स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला होता है ना डिस्टेंस बटा टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। अब थोड़ा सोचिए, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, देखिए तो लिखा हुआ है डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम कैसा क्वांटिटी है, तो देखिए लिखा हुआ है कि नहीं, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर को स्केलर के साथ भागा देंगे क्या आएगा, लिखा हुआ है स्केलर को स्केलर के साथ भागा देते हैं ना तो हमेशा स्केलर आता है। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। जैसे ठीक है ना, हम वेक्टर्स का बात करते हैं, वेक्टर्स क्वांटिटी का बात करते हैं। जैसे वेलोसिटी का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं, चलिए यहीं पर ले लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट देखिए तो कैसा क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम देखिए कैसा क्वांटिटी, लिखा हुआ दिख रहा है बोर्ड पे कहीं पर, ठीक है ना, बोल दिए, इसको याद रखना है। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए तो वेक्टर को स्केलर के साथ भागा देंगे तो क्या होगा, वेक्टर भागा स्केलर का क्या होता है, हमेशा वेक्टर होता है। वेक्टर भागा स्केलर हमेशा वेक्टर होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे एक्सेलरेशन का नाम सुने होंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। चेंज इन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी भले चेंज हो रहा है वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी, अभी निकाले वेक्टर। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। टाइम कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी को स्केलर के साथ मैंने वेक्टर को स्केलर के साथ भागा करेंगे हमेशा क्या आएगा, वेक्टर। वेक्टर भागा स्केलर वेक्टर, सही है। इसी प्रकार से अगर हम निकालते हैं फोर्स का, फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। मास कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, अभी निकाले, एक्सेलरेशन वेक्टर है, नहीं पता है तो निकाल भी सकते उस समय। स्केलर गुना वेक्टर, देखिए स्केलर गुना वेक्टर या वेक्टर गुना स्केलर हमेशा क्या होगा, वेक्टर। स्केलर गुना वेक्टर क्या होगा, वेक्टर। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि स्केलर गुना स्केलर स्केलर होता है, स्केलर भागा स्केलर स्केलर, और वेक्टर गुना स्केलर वेक्टर, वेक्टर भागा स्केलर वेक्टर। और कुछ याद रखिएगा कि 4-5 को स्केलर क्वांटिटी का नाम और एक वेक्टर क्वांटिटी का नाम। फिर आप याद मैंने बहुत सारा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी लगभग सभी आपको निकल जाएगा कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर। जैसे मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, स्केलर गुना भागा, स्केलर गुना वेक्टर, स्केलर गुना वेक्टर क्या होगा, वेक्टर। सही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे, ठीक है ना, जैसे इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है ना फोर्स गुना टाइम। फोर्स अभी निकाले कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम यहाँ पर लिख ले है कि टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर गुना स्केलर क्या लिख पढ़ाएं कि वेक्टर गुना स्केलर वेक्टर होता है। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे हम और कुछ बात करते हैं,
स्केलर को स्केलर के साथ गुना किए, स्केलर को स्केलर के साथ भाग करके देख लिए, वेक्टर को स्केलर के साथ गुना कर लिए, वेक्टर को स्केलर के साथ भाग कर लिए। हम क्या करते हैं ना कि वेक्टर को वेक्टर के साथ गुना करते हैं। वेक्टर को किसके साथ गुना करते हैं? वेक्टर के साथ। तो वेक्टर को वेक्टर के साथ जब गुना करते हैं ना तो वह स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। वेक्टर को वेक्टर के साथ गुना करने से स्केलर क्वांटिटी भी आ सकता है और वेक्टर भी। तो वेक्टर को अगर वेक्टर के साथ गुना किए, अगर कॉस थीटा लगा हुआ है तो हमेशा स्केलर होगा, और वेक्टर को अगर वेक्टर के साथ गुना किए, अगर साइन थीटा कहीं पे दिखा है तब वो भी वेक्टर होगा। इस बात को नोट करें, इस बात को नोट करना होगा। इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे वर्क, यहाँ पर भी लिख ही सकते हैं नीचे, ठीक है ना, जैसे यहीं पे लिख लेते हैं, दिख रहा होगा, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है ना, दिख रहा होगा, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। फोर्स कैसा क्वांटिटी है? फोर्स देखिए कैसा क्वांटिटी है, अभी निकालें। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट तो लिखा हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर गुना वेक्टर कॉस थीटा आ रहा है, वेक्टर गुना वेक्टर कॉस थीटा, वी वी कॉस थीटा क्या होगा? स्केलर। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, सही है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका, साइन थीटा वाला। टॉर्क आप जानते होंगे, ठीक है ना, फिजिक्स में आता है, आगे आएगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा। फोर्स एक वेक्टर है, आर मैंने रेडियस, मैंने डिस्प्लेसमेंट समझिए, वेक्टर साइन थीटा, वेक्टर गुना वेक्टर साइन थीटा, वेक्टर गुना वेक्टर साइन थीटा क्या होगा? हमेशा वेक्टर। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी और इस तरह से वेक्टर क्वांटिटी को समझ सकते हैं, ठीक है ना। कुछ बात को याद, ये सब तो याद रहेगा, मास, वॉल्यूम, टाइम, डिस्टेंस, टेम्परेचर स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। बाकी आप इस तरह से बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी को निकाल सकते हैं कि कौन स्केलर क्वांटिटी है और कौन वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आप इस बात को निकाल सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। बाकी इसको नोट करें आप, ठीक है ना, और इसके बाद कुछ बात को और डिस्कस करते हैं। इसको नोट करें, हो गया नोट, ठीक है ना। अगर नोट हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। एक नोट में बात को नोट कर लीजिएगा, जो हम बोले थे कि इलेक्ट्रिक करंट एंड प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास डायरेक्शन भी है। और क्लास को फिर एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आपका होगा इलेक्ट्रिक करंट एंड प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट एंड प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट एंड, ठीक है ना, प्रेशर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट इट इज a scalar quantity because it does not follow law of vector addition, law of vector addition, ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इस बात को नोट करें, इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर को याद रखिएगा। और ठीक है ना, ये तो बात हो गया स्केलर वेक्टर का। बाकी देखिए फिजिक्स का क्या मतलब होता है। फिजिक्स का मतलब होता है आप 2-4 दिन थ्योरी को पढ़ें, ठीक है ना, इसके बाद वेक्टर्स का कितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बन रहा है आपसे, ठीक है ना, किस लेवल का न्यूमेरिकल्स। एस.सी. वर्मा क्लास 11th जो है आपका है, उसका वेक्टर्स का न्यूमेरिकल सोल्यूशन करा दिए हैं, बहुत पहले कराए थे। साथ में अगर हम चैप्टर चलते रहेगा, समय तो लगेगा, पूरा कवर करने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन हम चैप्टर बाय चैप्टर कवर करेंगे। तो अगर एक चैप्टर हो जाएगा तो उसका क्वेश्चंस भी करवाएंगे एस.सी. वर्मा का, या इधर उधर का क्वेश्चंस लेकर करवाएंगे बीच बीच में, ठीक है ना। इस तरह से हम जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आया है वो भी करवाएंगे, नीट में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी करवाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत होगा बीच बीच में, और साथ में एस.सी. वर्मा का भी पूरा सोल्यूशन होगा, ठीक है ना।
तो ये हुआ आपका आज के क्लास को एंड करते हैं और कल के क्लास में बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। आज तो इंट्रोडक्शन हुआ वेक्टर के बारे में और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।